चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फायज ईसा, उन्होंने आज एक नई तारीख रकम की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और फुल कोर्ट चीफ जस्टिस जिसमें मौजूद सारा दिन लाइव टीवी चैनल्स ने देखी और केस भी कौन सा लगाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, वो कानून जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अपने इख्तियारात को मुतवाज़न करने की कोशिश की गई है कि वो सुओ मोटो का इख्तियार बजाय ये कि एक फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले, उसकी बजाय 3 जो सीनियर जजेस हैं चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस वो लें। अपील का हक दिया गया, बेंचों की तश्कील के ऊपर तरीक़ाकार की बात की गई। तो क्या ये मुतवाज़न करना दुरुस्त बात थी या गलत बात थी? इसके ऊपर एक हुक्म इम्तनाई फॉर्मर चीफ जस्टिस दे चुके थे, इसलिए इसके ऊपर कोई काम वाम हुआ नहीं, रुक गया मामला। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस ने आते ही एक कमाल ये किया कि फुल कोर्ट बनाई, जो बंदयाल बनाने पे तैयार नहीं थे। इन्होंने पहले दिन ही फुल कोर्ट भी बनाई, पहले दिन ही लाइव दिखाई भी, ट्रांसपेरेंसी दिखाई, लोगों के सामने अहवाल दिखाया। 2-3 इश्यूज़ हैं इस केस के हवाले से। एक तो मैं उसको स्टार्ट में पहले कह दूं कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, जितने हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस हैं, उनका लाइव दिखाया जाना बहुत अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का ख़ास तौर पर लोगों के सामने जाना चाहिए, राइट और रॉन्ग है क्या, बहुत ही ज़रूरी, इसके ऊपर दो राय नहीं। किसी की कोई क्रिमिनल केस आ जाए फाइनल अपील में या और आ जाए, वो दूसरा केस होता है, उसकी नोयत भी मुख्तलिफ हो जाती है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं और हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केसेस हैं, जैसे नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला था अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर, अगर वो अदालत ने लाइव दिखाया होता और वहाँ पर किसी वकील ने सवाल जवाब सही से किया होता, वैसे ना किया होता जैसे आज वकील कर रहे थे, तो लोगों को खुल के पता चल जाता कि केस तो आया था पनामा का, यहाँ इकामा आ गया और इकामा के अंदर भी अकाउंट रिसीवेबल आ गया, उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होगी। तो इस तरह का मामला उससे गुरेज करना चाहिए। लाइव दिखाना एक और चीज़ जिससे एक्सपोज हुई कि हमारे लॉयर्स, जिनकी अब कई कई करोड़ रुपया फ़ीस है, कुछ वो पर्ची काट के लेते हैं और कुछ पर्ची काटे बगैर अंडर द टेबल लेते हैं। उनमें से मैं सबका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज आर्गूमेंट्स चल रहे थे तो लगता था कि जजेस जब कोई सवाल पूछते हैं तो उनकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, आगे से जवाब दे नहीं पाते, तो उनकी कमज़ोरी उसमें से झलक रही थी, उससे भी गुरेज करना ज़रूरी है। बाज़ मामलात लाइव नहीं दिखाए जा सकेंगे, कंट्रोवर्शियल केस है, कोई ऐसा मामला है जहाँ विटनेसेस के इश्यूज़ हैं या किसी की पर्सनल कोई प्राइवेसी का इशू आ जाता है, तो वो आप लाइव नहीं दिखा सकते। लेकिन बाकी केसेस के ऊपर लाइव जाना बहुत ही एक खुशाइन तब्दीली है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। अदालत के अपने ऊपर भी चेक आएगा। बाज़ हमारे चीफ जस्टिस थे या जजेस थे, एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 3 साल आइन में तरमीम करने का इख्तियार दे दिया था। इफ्तिखार चौधरी साहब उस बेंच का हिस्सा थे, उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे बने। तो दुनिया का कोई आइन ऐसा नहीं है जो एक मिलिट्री डिक्टेटर को ये इख्तियार देता हो, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा के उसको इख्तियार दे दिया था। आसिफ खोसा साहब बड़े तुम तराक के साथ डंडा लेकर खड़े थे कि बताइए कि आइन की कौन सी शिक के तहत आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन दी है। 3 सवालात उठाए थे, अगले दिन चुप चुपीते जब एक्ट अमेंड हुआ, रातों रात को मीटिंग हुई थी, चुप से चले गए। हम सोच रहे थे कि आज से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का रास्ता हमेशा से बंद हो जाएगा, वो बल्कि उसको पक्का करके चले गए, क्योंकि उसके बाद लॉ अमेंड हो गया, 3 साल की जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई। 63A का फैसला इंतहाई कंट्रोवर्शियल और नामुनासिब फैसला, आइन से मावरा फैसला इसी सुप्रीम कोर्ट से हुआ। ये चीज़ें अगर लोगों के सामने लाइव गई होती और सवाल जवाब होया होता तो इसकी गुंजाइश ना होती, लेकिन इस कोर्ट से वो गुंजाइश निकली। कितनी देर फायज़ ईसा साहब अपने पाँव पे खड़े रहेंगे ये मालूम नहीं है मुझे, क्योंकि 2 फैसले ऐसे थे, एक कोयटा ब्लास्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट इन्होंने की थी और एक फैज़ाबाद धरने का फैसला इनका जो इनके लिए मुश्किल का सबब बना था, उसमें जनरल फैज़ का नाम आ गया था। जस्टिस फायज़ ने वो रिपोर्ट लिखी और जनरल फैज़ का उसमें नाम आ गया। उसके बाद इनकी फैमिली के अकाउंट्स को ले और इनकी अहलिया और इनकी साथ जो कुछ करने की कोशिश की गई वो पूरी कौम के सामने। वही उनकी अहलिया जब ओथ ले रहे थे तो इनके साथ खड़ी थी, वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन कुछ लोगों को शायद एहसास दिलाने के लिए और अल्लाह की अज़मत का बताने के लिए कि इज़्ज़त देने वाला भी वही है और ज़िल्लत देने वाला भी वही है, कुछ लोगों के लिए सबक आमोज़ था, लेकिन हम सबक सीखने वाले हैं नहीं हैं। अगर सबक सीख लेते तो आधा पाकिस्तान गवा के शायद आज सीधी राह पर आ गए होते। चीफ जस्टिस साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी जो हमने आपके दिखाने के लिए कुछ उसमें से 1-2 क्लिप्स रखे हैं, वो दिखाऊंगा, फिर अपने पैनल की तरफ आते हैं। दिखाइएगा जी, फायज़ ईसा साहब ने क्या कहा। देखिए, हम नहीं हो गया ना, अन्ना बहुत बड़ी बन गई है और तकब्बुर, हमसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, तो मान लें गलतियां हुई हैं, ठीक है। हमने ऐसी ऐसी चीजें की हैं, हमने जस्टिफाई किए मिलिट्री टेक ओवर्स को, मान ले गलती की है, ठीक है। अदरवाइज आइन की कोई हैसियत नहीं है। अगर जजमेंट लॉ हम उसको रख लेंगे अपने ऊपर तो वो तो फिर आइन तो गया, फिर वो तो सारे जजेस थे, उन्होंने सबने एंडोर्स कर दिया। मैं नहीं मानूंगा इसको क्योंकि मैंने हल्फ नहीं उठाया है।
The minute I say that, please file a reference against me that I'm violating my oath of office if I say even this, कि I will endorse these subsequent acts. तो मुल्क का भी तो सोचना चाहिए. हमें अपनी सिर्फ अपनी अना और आपको अना और इन ख्वाजा साहब मुझे नहीं बताया उनको क्या मसला हो रहा है, उनको हमारा फिगर पढ़िए. हम स्यूमोटो हर जगह करते हैं, हमने यहाँ क्यों नहीं स्यूमोटो किया? चीफ जस्टिस साहब ने कार के प्रोजेक्ट का रेकॉर्डिंग का जिक्र किया. पाकिस्तान के ऊपर $16.5 अरब के इंटरनेशनल अवार्ड्स आए. इसी सुप्रीम कोर्ट से उसका आगाज़ हुआ था. रेकॉर्डिंग जिससे हम अब तक $5-10 अरब हमें अर्न करना चाहिए था, एक्सपोर्ट अर्निंग्स होनी चाहिए थी, उसकी बजाय हमने हाथ जोड़ के उस कंपनी से एग्रीमेंट किया. इस्टेब्लिशमेंट ने उसमें बड़ी मदद की. हालांकि उस केस को जब चीफ जस्टिस हमारे उस वक्त के बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ उस डील को स्ट्राइक डाउन कर रहे थे, उसके मतलब भी यह था कि उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है. कराची स्टील मिल्स, उसकी प्राइवेटाइजेशन रोकने का मामला, हम 400-500 रुपया उसके अंदर झोंक चुके हैं तब से. ये वो मामला थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जाना ही नहीं चाहिए था, करीब भी नहीं था पटकना चाहिए. इकनॉमिक डिसीजन मेकिंग एग्जेक्टिव की डोमेन थी. हमारी सुप्रीम कोर्ट गई और पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात से दुचार किया. फ़ाइज़ ईसा साहब का एक और स्टेटमेंट भी आपको सुनाता हूँ, फिर सवाल जवाब की तरफ आते हैं. दिखाइएगा. मैंने ये हल्फ नहीं उठाया कि मैं जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का पाबंद हूं. मैंने हल्फ उठाया मैं आइन और कानून के ताबे हूं. प्लीज, मैं अपने हल्फ की वायलेशन नहीं करूंगा कि जी जजमेंट्स को, आइन को तो छोड़ दीजिए, आइन तो हम पढ़ेंगे नहीं, जजमेंट पढ़ेंगे बैठकर. इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ भी लगे हैं. मैं उन जजमेंट्स के ताबे नहीं हूं. 57,000 केसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं. तो अगर एक बेहतरी पार्लियामेंट समझती है, एक बेहतरी लाई है, आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट पे. जिस केस को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुना सारा दिन, इसको 3 अक्टूबर तक के लिए अभी मुलतवी किया गया है. एक चीज़ मैं यहाँ कह दूँ, ये जो तरमीम है ये दरकार है, होनी चाहिए. एक फ़र्द वाहद को इतना इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जिस तरफ चाहे सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर दे, अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाकर. PMLN वो उनको कहती थी वो पसंद के बेंच 2 बंदे या 3 बंदे बैठा के बंदयाल साहब फैसला कर देते हैं. लेकिन हमारे आइन के अंदर एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसका शायद क्लॉज 55 है, जो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है अपनी कानून साजी के हवाले से, अपनी वर्किंग के हवाले से. तो हमारे सामने वो भी पेश नज़र रहना चाहिए. जो चीज़ रिक्वायर्ड है, सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल कोर्ट मीटिंग के तहत भी उन रूल्स को फ्रेम कर सकती है. लेकिन अगर कहीं आइन कदगन लगाता है तो चीफ जस्टिस ने आज कहा भी कि वो आइन के ताबे रहेंगे. तो आई होप कि उन चीज़ों को पेश नज़र रखा जाए.